सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 जुलाई है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का डिस्कशन पॉइंट क्या रहेगा, जिस पर हम लोग आज पूरा परिचर्चा करने वाले हैं अगले 40-45 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले है कि भील प्रदेश की मांग को लेकर राजस्थान में जुटेंगे आदिवासी। तो भील प्रदेश लगातार मांग रही है, यह आज़ादी से पूर्व की मांग है। तो यह किस प्रकार की मांग है, तो वर्तमान में हम देखेंगे साथ ही साथ भील प्रदेश की मांग के साथ कि भारत में राज्य के दर्जे विभिन्न मांगे कौन कौन से हैं, विभिन्न राज्यों में भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से अलग राज्यों की मांग की जा रही है, साथ ही पृथक राज्य बनाने का क्या प्रभाव होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम देखेंगे। साथ ही संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी राज्य बनाने की, उसकी चर्चा हम करेंगे। अनुच्छेद 3 की 2 शर्तें क्या है जिसके आधार पर ही किसी राज्य की मांगों को पूरी की जा सकती है। फिर फजल अली आयोग गठित किया गया था राज्यों का पुनर्गठन को लेकर, जिसमें उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों को देखेंगे, जिसके आधार पर इसकी हम वस्तुनिष्ठता को देखेंगे, क्या यह मांग जायज़ है या नाजायज़ है या किस रूप से आगे बढ़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, एएसआई ने सौंपी भोजशाला रिपोर्ट जिसमें मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले हैं, तो इसके क्या व्यापक प्रभाव होंगे, इसके सारे संदर्भ को देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत और अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर में किया है युद्धाभ्यास। तो इस युद्धाभ्यास का पीटी एस्पेक्ट देखेंगे, साथ ही साथ भारतीय सेना के द्वारा तीनों अंग, जो सेना के तीनों अंग है उसके द्वारा कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं उसकी हम एक लिस्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी अमित शाह जी के द्वारा। तो इसके संदर्भ में हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। पीटी फैक्ट फिर उठी NOK में संशोधन की मांग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक शहीद अंशुमान हुए हैं जिनको एक पुरस्कार दिया गया था कीर्ति चक्र, तो उसी के संदर्भ में विवाद उत्पन्न हुआ है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इस पर परिचर्चा देखेंगे। साथ ही जलवायु अनुकूलन बीजों के दायरे में आएगा धान का 25% रकबा। तो यह जलवायु अनुकूलन बीज क्या है, इसके क्या मायने होते हैं, इसके संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कार्बन फाइनेंस से बढ़ेगी किसानों की आय। तो क्या है यह नया कॉन्सेप्ट, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह यूपी में उपयोग करने की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में, तो इसके संदर्भ में भी हम न्यूज़ को देखेंगे। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट जो हाल में 12 जुलाई को आई थी, उसमें बिहार को विशेष दर्जे की मांग को सही साबित किया है। तो यह नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, उसमें विशेष राज्य की दर्जा क्या बिहार के संदर्भ में की गई है, जिससे क्या होता है कि हम मांग कर सकते हैं। इसके रिपोर्ट के पीछे जो रिपोर्ट दिया गया उसमें बिहार की स्थिति क्या है उसके संदर्भ में हम चर्चा कर लेंगे। यूरो कप जो है स्पेन ने जीता है, तो यूरो कप के संदर्भ में पीटी फैक्ट देखेंगे। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16 बार बना है चैंपियन किसका, कोपा कप का। तो इसके पीटी एस्पेक्ट भी हम लोग देखते चलेंगे। फिर संपादकीय में आज देखेंगे, अनदेखी से बिगड़ती है पारिस्थितिकी। तो किस प्रकार जैव पारिस्थितिकी बिगड़ रही है लोगों के दैनिक नित्य कार्यों से। फिर संसद की मर्यादा का सवाल, देखिए कल भी इस पर मैंने चर्चा किया था, आज भी उस पर चर्चा होगी, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में हमारा लोकतंत्र एक जीवंत स्वरूप है जिसे हम लोग समझने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम ग्रुप पर सभी जगह लिंक दिए गए हैं आपको युक्ति IAS के, उस लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमें वहाँ पाइएगा। फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इस बार कोड को स्कैन कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डायरेक्ट टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पर, हमें वहाँ पाइएगा। और वहाँ पर चीज़ें जो दी जा रही है, डेली आपको MCQ कराया जा रहा है गूगल फॉर्म में, आपको 9 से लेकर 10 PM रात को, तो उसमें आप ज़रूर शामिल होइए। यह बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, बस आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके लाइक से सब्सक्राइब होने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए बिना समय गवाए मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं भील प्रदेश की मांग को लेकर राजस्थान में क्या हुए, जुटेंगे आदिवासी। देखिए राजस्थान में जो बातें चल रही है भील प्रदेश की ना, तो भील प्रदेश की मांग कब से है, 1913 से
पहले की भी बातें की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए लगातार बात चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है देखिए, 4 राज्यों के 42 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश की मांग करे, जो राजस्थान गुजरात के जो क्षेत्र हैं, फिर उसके महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, अर्थात 4 जो राज्य हैं ना, उसके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर आपको भील प्रदेश की मांग की जा रही है। यह 108 वर्ष पुराना आंदोलन है, जिसमें 1913 में मानगढ़ के गुरु गोविंद गिरी के आंदोलन देते हैं हवाला। तो ध्यान रखिएगा, यह आज़ादी के पूर्व की कहानियां हैं, जिसमें मांग लगातार उठ रही है कि किन आधारों पर हम इसको जांच कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम इनके सही और गलत मांगों को समझने का प्रयास करें। क्या अलग अलग प्रदेश बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? उसके पहले आंकड़े जरूर देख लीजिएगा। 34 लाख गुजरात के जो क्षेत्र इसमें बनाने का जो बात हो रहा है ना, 4 राज्यों से, उसमें 34 लाख जनसंख्या इसमें आती है, उसके क्षेत्र हैं जिले जो। फिर 28 लाख राजस्थान से आते हैं, 18 लाख महाराष्ट्र से आते हैं और 46 लाख मध्य प्रदेश से आते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश भी इससे पहले टूट चुका है एक बार, यूपी भी एक बार टूट चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इन सब को लेकर लगातार होती रहती है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी राज्यों के पुनर्गठन की बात होगी ना, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, पहला बात तो आपको यह ध्यान रखना होगा। फिर फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश जो की गई, उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, उसके आधार क्या है, और इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे जो अन्य राज्यों ने मांग कर रखी है। अन्य जो क्षेत्र है ना, अन्य क्षेत्र जो मांग किए अपने राज्यों से, जैसे आपको काठियावाड़ की बात कर ले, हम बात कर ले इस मैप के माध्यम से। देखिए, एक मैप मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ, जिसमें देखिए यहाँ पर गोरखालैंड की बात होती है, पूर्वांचल की बात होती है, बुंदेलखंड की बात होती है, हरित प्रदेश की बात होती है, फिर उसके बाद आपको सौराष्ट्र की बात होती है, कुर्ग की बात होती है, तेलंगाना जो मांग हुई थी, जो इसका अलग हुआ, आपको बना एक राज्य, फिर विजयवाड़ा की बात होती है, मिथिलांचल की बात होती है बिहार में, फिर उसके बाद ग्रेट कोच जो बिहार है, ग्रेट कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल में, उसकी मांग होती। तो ऐसे भी राज्यों की मांग पुनः क्या हो जाएगी, पुनः ज्वलंत हो जाएगी। तो इन सारे मुद्दे को समझने की आवश्यकता है कि जब भी किसी क्षेत्र विशेष की हम बात करेंगे ना, उसके नए पूर्ण राज्य के रूप में गठन करने का, तो इन जितने मांग है ना, छोटे मोटे मांग और भी हैं, और भी प्रदेश किए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको मांग की जा रही है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ये सारे ज्वलंत हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, जिसके आधार पर राज्य के सामने, केंद्र सरकार के सामने, राज्यों के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक, राजनीतिक प्लस प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसको हम व्यवहारिक स्तर पर, है ना, व्यवहारिक स्तर पर उतारने के लिए समग्र संसाधनों का प्रयोग करना होता है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में समझ सकते हैं। अभी हाल ही में उनकी राजधानियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें अमरावती की बात हो रही थी ना, जिस पर न्यूज एनालिसिस भी मैंने किया था। तो वहाँ पर देखिए किस प्रकार की आपको प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुई है बंटवारे को लेकर। इसको लेकर आगे हम बात करेंगे कि पृथक राज्य बनाने का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव को हम समझने का पहले प्रयास करेंगे। पहला होगा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एक मुद्दा होता है जिसके आधार पर हम प्रशासन में विकेंद्रीकरण ला सकते हैं। देखिए, अभी जो मान लीजिए जो क्षेत्र, यह क्षेत्र है, यहाँ पर यह हर आपको भील प्रदेश की बात कर रही है, इसमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। दूसरा इसमें होगा क्या कि प्रशासन में योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुंच पाएगा। बड़े प्रदेशों में होता क्या है कि जैसे एक बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य का विवाद चलता है। आपको मैंने पॉलिटी की क्लास में इसे पढ़ाया था, अगर आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किए होंगे, वहाँ पर एक वीडियो होगा पॉलिटी की क्लास में, बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य मैंने पढ़ाया था। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है जिसमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुँचता है। क्यों पहुँचता है कि मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, एक कोई व्यक्ति यहाँ है और इसका मुख्यालय यहाँ है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। योजनाओं को यहाँ तक पहुँचने में जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो कम हो जाता है। हम समय समय पर नियंत्रण या हम पर्यवेक्षण नहीं कर पाते, जिसके आधार पर इस धरातल पर व्यक्ति तक यह पहुँच नहीं पाता। जैसे आप योजना आयोग के संदर्भ में सुने होंगे, नाम सुने होंगे ना, योजना के समय योजनाओं को निचले स्तर तक नहीं पहुँचाया जाता है, तो नीति आयोग बनाया गया।
तो ये सब इसके एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में, स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जैसे ही हम बड़े राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र को लेकर एक सीट लोकसभा सीट होगी या राज्य के विधानसभा 2-3 होंगी, पर जैसे इसकी राज्य बना दी जाएगी ना तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इसका पुनर्गठन होगा। फिर विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे यहाँ के लोग क्या होंगे, स्थानीय प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में अर्थात राजनीतिक कार्यकरण में आपको शामिल होंगे, जिससे राजनीतिक मांगे बढ़ेगी, प्रशासनिक मांगे बढ़ेंगी। क्लियर है। उसके बाद संसाधनों का उचित उपयोग हो पाएगा, क्योंकि जैसे आपको याद होगा बिहार और झारखंड की बात हुई थी, बिहार झारखंड की बात हुई थी, यूपी उत्तराखंड की बात हुई थी, फिर उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ की बात हुई थी, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात हुई। इन सभी में यह मुद्दा इंपॉर्टेंट था, संसाधनों का उचित उपयोग, क्योंकि उनको लगता था कि झारखंड वालों को लगता था कि बिहार के लोग जो उत्तरी बिहार उस समय जब दोनों समग्र हुआ करता था, तो जो वर्तमान बिहार है उसे उत्तरी बिहार किया जाता, झारखंड के क्षेत्र को दक्षिणी बिहार कहा जाता था। तो दक्षिणी बिहार के लोगों को ऐसा लगता था कि उत्तरी बिहार वाले उनके संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, उनके सारे मिनरल्स को ले जाकर क्या कर रहे हैं, अब बिहार के अन्य क्षेत्रों या तो दूसरे राज्यों में बेच दे रहे हैं। तो उनको ऐसा डर हमेशा लगता था। इसी आधार पर मांगे उठी और उनका समाधान भी ढूंढा गया, बंटवारा भी हुआ। पर अब फिर से यह विवाद उत्पन्न, अलग मुद्दा है कि अभी भी झारखंड में संसाधनों का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है अन्य कंपनियों के माध्यम से। तो ये सब मामला हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक प्रमुख माध्यम होता है संसाधनों का उचित उपयोग करें। जैसे उत्तराखंड, इसका एग्जाम्पल आप यूपी और उत्तराखंड का ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का ले सकते हैं, जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तहत संसाधनों का उचित प्रयोग हाल फिलहाल में किए गए। जैसा व्यापक झारखंड में नहीं देखने को मिला राज्य के बंटवारे के संदर्भ में, या यूपी और एमपी के बंटवारे में 2 राज्यों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसलिए उचित संसाधनों का उचित उपयोग होता है। नेक्स्ट होगा आर्थिक और जो अधोसंरचना विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है, वो बेहतर होता है। तो आप लगातार देखेंगे उन राज्यों में जो छोटे राज्य बनाए गए हैं, जो बड़े राज्य से काटकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और हाल के विकास में सतत विकास और सबका विकास का जब बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार 2014 की हम बात करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे भी बदलाव आए हैं। 2000 पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे हमारे देश में, पर वो उच्च क्वालिटी के या उन्नत क्वालिटी के नहीं थे, जो वर्तमान में देश के जो हम अर्थव्यवस्था 2047 तक का जो कल्पना कर रहे हैं ना, वो व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हम छोटे राज्यों में इसकी अधोसंरचना बढ़ा सकते हैं, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। यह पॉजिटिव स्थानीयतावाद 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, जिसे लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, वो बढ़ावा मिलेगा, वो और मजबूत होगा। ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं किसी भी पृथक राज्य बनाने। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भाषा संस्कृति के आधार पर पृथकीकरण की मांग बढ़ेगी। जैसे ही एक राज्य को इसका दर्जा दिया जाएगा, तो अभी मैंने मैप में बताया कुछ राज्यों पहले से भी गठन करने की बात कर रहे हैं, तो तुरंत वो मांग पुनः कर देंगे। जब आप उसको दे सकते हैं किसी एक क्षेत्र को, तो हमें भी आप दीजिए, क्योंकि हम भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने राज्यों के अलग होने के लिए, क्योंकि हमें भाषा सांस्कृतिक विविधता अलग अलग है, हम अलग अलग रहना चाहते हैं। तो यह एक निगेटिव एस्पेक्ट हो, जिससे क्या होता है कि शासन प्रशासन एकता अखंडता प्रभावित होती है। नेक्स्ट होगा जातीय संस्कृति विवाद का बल आपको मिलेगा। देखे होंगे जैसे ही बिहार झारखंड अलग हुआ, आप देखेंगे जातीय संस्कृति है ना, उसमें बदलाव देखने को मिला है। अब बदलाव किस प्रकार का मिला है, अभी आप झारखंडवासी बिहारवासी का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को कि वहाँ पर कैसे मांग आपको बिहार और बिहारवासियों को बोला जाता है लोकल लोगों के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पर ध्यान रखिएगा हम बिहार से ही अलग हुआ है, पर वो पूर्णतः जानते हैं। तो झारखंड के जो लोग हैं, झारखंडवासी संस्कृति जन्म, ऐसे ही सभी क्षेत्रों में जातीय संस्कृति विवाद को बल मिलता है। उसके राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है। जैसे ही इसकी मांग होगी, पृथक राज्य की मांग होगी, अन्य राज्य जो विवाद में वो मांग शुरू करेंगे, तो एकता अखंडता जो राष्ट्र का होना चाहिए वो प्रभावित होगा अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर। गोरखालैंड की तरह अन्य लैंड की भी मांग वृद्धि होगी। जैसे गोरखालैंड जो है ना, गोरखालैंड की बात मैं अभी किया, उसी के आधार पर क्या होगा, अन्य राज्यों की भी मांग बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर हमारे देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी, जिसके आधार पर समस्या उत्पन्न होगी। अब है कि संवैधानिक स्थिति क्या है, इसे हम देखते हैं। देखिए,
आपको महत्वपूर्ण रूप से आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को ध्यान में रखना है जब भी बात होगी राज्य के पुनर्गठन के संबंध में। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य भारत राज्यों का संघ हो, जिसमें भारत का अर्थ होगा राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र या अर्जित राज्य क्षेत्र, जिसमें राज्य गठन है। आपको याद होगा आज़ादी से पहले 3 वर्गों में से बांटा गया था राज्यों को, उसके फजल अली आयोग बनाया गया, उसके 2 वर्गों में बांटा गया। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे आगे बढ़कर भी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फेडरल शब्द के बदले यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है भारत में, इसे याद रखना है आपको। अनुच्छेद 1 का 2 कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो प्रथम अनुसूची में परिभाषित हो उसी को हम राज्य मानेंगे। अनुच्छेद 1(3) के राज्यों का राज्य क्षेत्र के संदर्भ में बातें करता है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखना अनुच्छेद 2 क्या करता है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधी विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। किस विधि द्वारा? किसी राज्यों का प्रवेश होगा या उसकी स्थापना की जाएगी आर्टिकल 2 के आधार पर ही, जिसमें संसद विधि इंपॉर्टेंट है, संसद का लॉ बनाया जाएगा उसके आधार पर। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं में नामों में परिवर्तन, यह आपको अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। तो इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कराया जाएगा। संसद जो विधि द्वारा इसको निर्मित की जाएगी, और यही ध्यान रखिएगा राज्य की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होगा। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3 वर्तमान जो लैंड है ना, या जिस प्रकार का अलग प्रदेशों की बात करें, इसी अनुच्छेद के तहत की जाती है। अगर हम भिल प्रदेश की बात करेंगे ना, तो इसी क्षेत्र सीमा के तहत इसका निर्धारण होगा। तो अनुच्छेद 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यों के पूर्ण विचार के लिए भेजेगी राष्ट्रपति, विधानमंडल के मत जानने के लिए बाद नहीं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जब ऐसा बिल संसद में भेजी जाती है तो राष्ट्रपति क्या करे? राज्य विधानमंडल को भेजती है, और यह बाध्य नहीं है कि राज्य विधानमंडल के राय को माना जाए। अब उसके लिए संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात राज्य का या विनाश है ना, राज्य अलग राष्ट्र के तौर पर नहीं रहेंगे, राज्य के तौर पर जरूर रहेंगे पर राष्ट्र के तौर पर नहीं रहेंगे। राष्ट्र एक हमारा देश भारत है, इसलिए इसको बोला जाता है अविनाशी संघ पर अविनाशी संघ। 1 सेकेंड होल्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या होगा कि भारत राज्यों के बीच मध्य कोई सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं, यह क्या है? राज्यों के बीच जो है यह एक साझी संकल्प की परिणाम यह माने जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में आगे बढ़ते हुए किसी भी स्थिति में भारत से अलग होने के स्वतंत्र नहीं है राज्य। यहाँ पर हम विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के तौर पर काम करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे ही टॉपिक को आगे बात करेंगे तो संवैधानिक स्थिति में ध्यान रखना आपको है संसद की शक्ति राज्यों के पुनर्गठन संबंध में क्या है। तो अनुच्छेद 3 क्या करता है? संसद को अधिकृत करता है, अधिकार देता है कि वो राज्यों का पुनर्गठन के लिए नियम बना सके। राज्यों के राज्य क्षेत्र को जोड़ या दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र में जोड़ या था उसे उचित समझे मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसलिए संसद सर्वोपरि है निर्णय लेने के लिए कि किसी क्षेत्र विशेष का क्या करना है, उसे जोड़ना है किसी राज्य के साथ, अलग करना है या वह यथास्थिति बनाए रखनी है। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। अब सीमाओं के परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है, यह संसद के विधि के द्वारा ही हो सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत मैंने आप लोग जो बातें की है। अब नेक्स्ट याद रखना है कि नेक्स्ट में क्या बातें होंगी संसद की शक्ति राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में। अब 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, फिर से रिपीट वही हो गया है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे कि अनुच्छेद 3 के 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जो भी मांग की जाएगी ना वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही वो बिल लाया जाएगा, जिसके आधार पर संसद में पारित किया जाएगा। और वो संसद जब पारित कर दिया जाएगा दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से, तो यह बिल को संबंधित राज्य के ना राज्य के विधानमंडल में भेजा जाएगा, विधानमंडल में भेजा जाएगा। और वो विधानमंडल इस पर अपनी राय दे या राय व्यक्त करे, जो भी हो, उसके आधार पर यहाँ पर संसद क्या लेगी? निर्णय लेगी। राष्ट्रपति इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाध्य नहीं है। यह पूर्ण स्वतंत्रता दे देती है, जिसमें हमको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विवाद को लेकर जन्म देता है, जहां पर राज्य की मांगों को सुना नहीं गया था और केंद्र सरकार जो उस समय तत्कालीन
केंद्र सरकार थी कांग्रेस समर्थित, वो इस मांग को खारिज करते हुए अपनी मर्जी के आधार पर राज्यों का बंटवारा, जिसका विवाद लगातार लंबे समय से चल रहा है। अब ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल का मत जानने को जो भेजता है एक निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य विधानमंडल उसे खास अपने बस्ते में रखे, नहीं तो स्वतः उसे पारित मान लिया जाता है, ऐसा चीज़ें दी जाए। अब फजल अली आयोग, ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग की बात होगी जब भी राज्यों के पुनर्गठन की बात होगी, इस आयोग की बात होगी। इसके संदर्भ में अनगिनत प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा 22 सितंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य थे, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर, तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और जिसके आधार पर क्या बात बोलती है कि मुख्य सिफारिश क्या होगी, राज्यों के पुनर्गठन के भाषा के मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस आयोग की एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अर्थात हम किसी राज्य क्षेत्र, मान लीजिए किसी यहाँ से एक राज्य को काट कर लाते हैं, XYZ, कोई भी नाम हो इस राज्य का XYZ, अब इस राज्य का एक भाषा हम नहीं मानेंगे। हाँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सांस्कृतिक और भाषीय सांस्कृतिक एक रूपता हम देखेंगे, पर केवल एक भाषा के आधार पर। अर्थात यह मात्र तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है, महाराष्ट्र मराठी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, या अन्य देश का कोई भाषा बोलता है, उस आधार पर इस राज्य का हम अलग नहीं करेंगे। उसके लिए वो मानक 4 बड़े मानक बनाए, मानक तय किए गए, जिसके आधार पर उसको क्या किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को सुरक्षा और संरक्षण उससे होना चाहिए, उस बंटवारे से। भाषीय और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क मजबूत होने चाहिए। प्रत्येक स्तर, राज्य और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन होना चाहिए। सॉरी। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण किया गया था। अब उस समय जब ये 56 में रिपोर्ट आई थी, वर्तमान में कुल राज्य कितने 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने 8 हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये 8 प्रदेश कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अब इसके अतिरिक्त देखिए, इसका वीडियो जो है न्यूज एनालिसिस का बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर आप उसे देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। पर इसके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट जो की पॉइंट प्राप्त करने के लिए, प्लस वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए, जो संडे को आपको 11 AM में होता है, 11 AM में होता है, 11 AM में होता है, आप उसमें भाग लेने के लिए आपको 599 प्लस टैक्स जो 612 अप्रॉक्स पड़ता है, आप उसे पेड कीजिएगा, इससे ज्वाइन हो जाएगा। इसके साथ साथ 2022 का आपको सारा PDF मिलेगा, 2023 का सारा PDF जो भी क्लासेस कराई गई है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करेंगे। ASI ने सौंपा भोजशाला रिपोर्ट, मंदिर की पुख्ता परिणाम मिली है। मैं कल ही इस पर बात कर रहा था, इस मुद्दे पर कल भी मैंने बात किया था। कुछ स्टूडेंट को लग गया कि नहीं सर गलत बात बोल रहे, एक तरफा बात बोल रहे हैं। मैं वो संदर्भ नहीं बात कर रहा था बाबू, जो भी बच्चे थे उसका नाम चंदन शायद था, चंदन बाबू, मैं वो संदर्भ नहीं बात, पहले मेरी बातों को, मेरे संदर्भों को समझ लीजिए, उसके आधार पर एनालिसिस कीजिएगा। मैं कोई भी बात करता हूँ उसके 2 आधार होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष की बातें मैं करता हूँ, जिस पक्ष की मजबूती जिस समय ज़्यादा होगी मैं उसकी बात उसी समय करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी का लेफ्ट लपाटा बात करूँगा, नहीं, ये गलत है, ये सही है, फिर भी ये गलत आधार के गलत पुख्ता आपको, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रमाण दे दूँ और उसको गलत साबित करना। यहाँ मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता हूँ, तुष्टीकरण का यहाँ पर क्या करता हूँ, पढ़ाई नहीं करवाता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से यह बातें करता है। आप लोग जब बात कर रहे हैं ना, अभी मांगे चल रही है NCERT में बदलाव करने की, NCERT में बदलाव की मांग करे, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट अभी आया हुआ है। मैं 2010 में पटना यूनिवर्सिटी PU में 10 से 12 के सेशन में PG कर रहा था। उस समय रोमिला थापर एक आई थी, रोमिला थापर का नाम आप लोग सुने होंगे। उस समय वो आई थी, और उससे पहले 2010 के जब मैं जा रहा था, उसी साल जब राम शरण शर्मा जी की जब मौत हुई थी, देहांत हुआ था, उनसे मौत से ठीक 3
3 महीने पहले उनसे एक सेशन हुआ था पटना यूनिवर्सिटी का, जिसमें बात की गई थी ना, मैंने वामपंथी विचारधाराओं का जो लेखन है उस पर सवाल उठाया था इस रोमिला थापर जी से और रामशरण शर्मा जी से, कि वामपंथी विचारधारा ने अपनी तुष्टीकरण के लिए भारतीय जो इतिहास है ना उसका जो तोड़ मोड़ किया उसका भरपाई कौन करेगा, ये सवाल मुझसे उनसे था। तो रोमिला थापर और इनका जवाब यही था कि शासन प्रशासन की अवसरवादिता जो होती है ना उसी के आधार पर लेखन और अभिलेखन होता है। समझ में आ रही बातें? मैं यह बाय रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको यह समझना होगा कि समय परिस्थिति में लेखन इतिहास किस रूप से प्रभावित हुआ, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो आपको अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यह अपने सांस्कृतिक विरासत को समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुस्लिमों का सांस्कृतिक विरासत नहीं है, बिल्कुल उनका साझी संस्कृति यहाँ पर है, पर उस क्रम में जाने अनजाने में अपनी सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने में उन्होंने लाखों गलतियाँ की हैं। तो उस लाखों गलतियों को क्या सुधार के अवसर नहीं होने चाहिए? और जहाँ जहाँ ऐसी सुधार के अवसर है वहाँ वहाँ प्रबुद्ध जो मुस्लिम वर्ग है उनको ही आना होगा। अगर दूसरा कोई आता है तो आपको सख्ती का अभ्यास, याद रखिएगा, सख्ती का अभ्यास कॉन्सेप्ट लागू होगा, जिसमें सत्ता का अभ्यास, मैं बार बार बात करता हूँ, सत्ता का अभ्यास बात होगा। इसलिए सत्ता का अभ्यास कायम ना हो। याद हो मैंने जब बाबरी मस्जिद का बात हुआ था उस समय भी यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि सत्ता का अभ्यास लागू नहीं होना चाहिए। जब आपके इतिहास के गर्त में कुछ गलतियां हो गई जिसे सभी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, उसको उसी वर्ग के लोगों के द्वारा एक जस्तर के तौर पर हमारी सांझी संस्कृति को जीवंत करने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि देश में एकता अखंडता बनी रहेगी, देश में अवसरवादी राजनीति कम होगी, देश में क्या होगा, हम संप्रभुता की बात जो करते हैं ना वो अक्षुण्ण बने रहेगा। नहीं तो जब भी बात करेगा इस वर्ग के द्वारा, आज कल कभी भी तो बात होगी ना, मान लीजिए आज नहीं होगी, आज से 50 साल 100 साल बाद होगी, तो जब भी बात होगी ना तो यही कॉन्सेप्ट आपको आएगा कि आपको ही स्वतः आपको लागू कराना। नहीं, यहाँ पर विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा जब उसी वर्ग के लोग आएंगे। नहीं, उनको नहीं दिख रहा है कि मुस्लिम जो स्ट्रक्चर है उसमें हिंदुओं के सनातनों के स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं। अगर बनते तो अरब कंट्रियों में होते, है ना, ईरान में होते, इस प्रकार के देशों जो सऊदी अरबिया देश है उसमें भी होता ना, पर नहीं, वहाँ पर भारत में है। तो यह पुख्ता आपको ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है। और ऐसी हजारों जो मंदिरों पर बनाया हुआ है गुंबद, ये देखिए आक्रांताओं ने जो किया, सत्ता के अभ्यास के तौर पर किया, शक्ति जिसके पास थी उसने अभ्यास किया अपने शक्ति प्रदर्शन का, उन्होंने किया। अभी क्या है आपको समझने, अब प्रबुद्ध हैं, आज़ाद मुल्क में रहते, आज़ाद विचारिक मत होना चाहिए आपका। इसमें किसी रूप से धार्मिक विवेचना, धार्मिक संकीर्णता का भाव नहीं होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो आपको ये रशीद जो एक, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, एक यूट्यूबर पर काम करते हैं, मुस्लिम वर्ग से लोग हैं, उन्होंने एक बात बहुत बेहतर की थी। मैंने उन्हें सुना था कब, जब बाबरी मस्जिद के बाद उनकी बात हुई थी। मैं उनको लगातार उनके बात सुनता हूँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी है, एक सेकंड में सर्च ही करके बात। रिजवान अहमद उनका नाम है। रिजवान अहमद को एक बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। रिजवान अहमद, देखिए कुछ नाम याद नहीं रहता कभी कभी। रिजवान अहमद एक मुस्लिम है, मुस्लिम कैसे राष्ट्रवाद की बात करता है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको समझने की आवश्यकता है। और वो बताता है, हमेशा वो बताते हैं कि कैसे राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है, कैसे राष्ट्र की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। हर मुद्दे पर वो बात करते हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। मैं पहले इनको नहीं सुना करता था, पर जैसे ही बाबरी मस्जिद और जो कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर के संदर्भ में, जब उन्होंने बोला कि देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर हावी हैं और बहुसंख्यक बहुत ही क्या है, कमज़ोर कौम के तौर पर देखी जा रही है। अब वो संदर्भ बताए जिन्होंने, जिस पॉइंट पर आधारित बातें, मुझे वो बहुत प्रभावित की। इसको समझने की आवश्यकता आपको है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि आपको समझना, जब आप इस वर्ग के लोग, इनके जैसे लोग ही आकर आपको बहुसंख्यक के
जो जुल्म हुआ है ना उसकी जब बात नहीं करेंगे ना तो ये सब चीज़ें धरातल पर नहीं समझ में आएगी। तो यह समझने की आवश्यकता, आप रिपोर्ट कितनी भी प्रस्तुत कर दें उसको तभी लोग जन धरातल पर मानेगा जब उन्हीं वर्गों के लोगों के द्वारा समर्थन जब तक नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस रिपोर्ट को एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा। इस रिपोर्ट में जो बातें की गई है उसको समझिएगा। अभी एग्ज़ाम में इसके जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आ जाएगा इससे संदर्भ चीज़ें सामने नहीं आएगी। हाँ, 11वीं सदी की बनी भोजशाला है पर विवाद है, जिसमें 11वीं सदी में बनी भोजशाला हिंदू वाग देवी सरस्वती देवी की मंदिर मानते हैं, वही मुस्लिम इसे कलाम मौलाना मस्जिद बताते हैं। अब भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई चल रही है। हिंदू फॉर जस्टिस नामक संगठन ने करीब 1 वर्ष पहले इस पर नई याचिका दायर की गई थी। भोजशाला परिसर में हर शुक्रवार को होने वाले नमाज रोकने की मांग की जाती। याचिका कहा गया कि हिंदू धर्मावलंबी मंगलवार को भोजशाला में पूजा करते। और देखिए हमारे देश का कैसा कानून है, शुक्रवार को इसमें क्या बोला जाता है कि नमाज जाके पढ़िए, और मंगलवार को क्या बोला जाता है, पूजा कीजिए। और अजीब अजीब हमारे देश का सांस्कृतिक साझा संस्कृति बातें की जाती, कानून। अब एक ही जगह मंदिर भी है, एक ही जगह मस्जिद भी है। अब यह समझने का यह मंदिर या मस्जिद है, इसके अंदर अलग संदर्भ समझने की जब समय की बात होगी हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत और अमेरिका की नौसेना के महासागरों में युद्धाभ्यास हुआ है, इसे समझिएगा। यह भारतीय नौसेना जो अमेरिकी विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट के साथ हिंद महासागर युद्धाभ्यास समुद्री क्षेत्र में किया है। और ध्यान रखिएगा यह हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास संपन्न हुए हैं, हाल ही में 13वां संस्करण हुआ है। तो इस प्रकार से जो हिंद महासागर क्षेत्र है ना, हिंद और प्रशांत महासागर इधर है, जब इंडोनेशिया ये सब की बात होती है, हिंद प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, तो यह रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर जो भी युद्धाभ्यास होते हैं प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। एक लिस्ट है, संयुक्त युद्धाभ्यास की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, सभी का लिस्ट मैंने दिया है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर होता है आपको एग्ज़ाम में, वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक प्रश्न जरूर होगा, किसी न किसी से पूछा जाएगा। भारत नौसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास जो होता है, मालाबार, वरुण, ला पेरेस, समुद्री ड्रैगन, कोनकेन, आपको देश के साथ नाम दिया गया है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा या लिस्ट बना लीजिएगा। यह हमेशा आपको काम देगा, जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा जिस ईयर में काम देगा, बस उसे न्यूज़ अपडेट कर लीजिएगा इस साल कौन कौन होगा। वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास कौन कौन से, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन वीर गार्जियन, ये पेसेक्स फ्रांस के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट आर्ट फ्लैग अभ्यास, कोबरा वॉरियर, ये सब जो अभ्यास है उसको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। कुछ मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए बचाव खोज एवं बचाव ऑपरेशन कराए गए थे भारत के द्वारा, जैसे ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन करुणा, ब्रह्मपुरम, अग्निशामक सहायता। तो ये सब नाम याद रखना है किन किन क्षेत्रों में कराया गया था। ये महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट है जिससे आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए 18 जुलाई को नई दिल्ली में 7वीं बैठक होगी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का, तो जिसमें पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस शुरुआत की जाएगी। तो मानस क्या है याद रखना है, मानस एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के तौर पर काम करेगा। नंबर क्या किया जाएगा, नंबर 1933 यह नंबर जारी किया जाएगा, यह अमित शाह जी के द्वारा जारी किया जाएगा। नारकोटिक्स का जो कंट्रोल ब्यूरो है के जोनल कार्यालय में इसका उद्घाटन होगा। ये सब पीटी फैक्ट इसे जरूर याद रखिएगा। अब इसके पीटी फैक्ट, नशा मुक्त भारत वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत का सारांश भी जारी करेंगे इसके बाद, तो आपको ये सब पीटी फैक्ट काम देगा। ये सब चीज़ें पीटी फैक्ट में प्रश्न आता है, तो इससे आगे बढ़िएगा। देखिए मैंने ये इम्पॉर्टेंट क्यों बोला, देखिए हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि केवल अधिकार की बात होगी या भावनाओं की भी बात होगी। भावनाओं की भी बात की जाएगी। अधिकार के तौर पर बात करें तो इस महिला जो अंशुमन की पत्नी है, विधवा है, उनका अधिकार बनता है जब ये NOK जो फॉर्म होता है जिसमें निकटम परिजन नीति की बात होती है। कोई भी जब सेना में जाता है तो अपना नॉमिनी के तौर पर उसे क्या किया जाता है, या मनोप्रांत के तौर पर क्या किया जाता है, उनका नाम नॉमिनेट पहले से होता है। फॉर्म जैसे ही सिलेक्शन होगा, सर्विस में आएंगे तो नाम लिया जाता है आपका निकटतम परिजन कौन है। जब तक शादी नहीं होता है माता पिता ही होते हैं,
अमूमन होते जैसे ही शादी होता है पत्नी उनका हकदार बनती है, अर्धांगिनी होती है तो पत्नी बन जाती है, फॉर्म फिलअप होता है बन जाती है। तो यह अधिकार है, पर क्या भावना यहाँ सीमित कर दिया जाता है, यह समझने की आवश्यकता है। जो अंशुमान को जो मरणोपरांत कृति चक्र मिला ना, इसमें देखने को मिला है। आप इसको तब समझिएगा ना, इनका वीडियो जाइए यूट्यूब पर देखिएगा, इनके माता पिता का, अंशुमान अभी कैप्टन अंशुमान के माता पिता का वीडियो देखिएगा, माता पिता का, कि उनके वीडियो में क्या भावनाएं आई है। ऐसे बातें लिखी हुई नहीं समझ पाइएगा आप, वीडियो को देखिएगा, भावनाओं के संदर्भ में मैं क्या बात कर रहा। अधिकार से अधिक मैं हमेशा कर्तव्य की बात क्यों करता हूँ, यह एक केस स्टडी के तौर पर काम करेगा आप लोग को, कि यह महिला जो है, इनकी पत्नी जो धर्म पत्नी अंशुमान जी की, उनको पूर्ण अधिकार है कि वो जो NO के फॉर्म है उसके आधार पर हकदार होगी उस कृति का चक्र के लिए। पर उनके पिता की भावनाओं और उनके माताओं का जो भावनाओं का कर्ज है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि जब ये पुरस्कार मिला, पुरस्कार लेने के बाद यह जो महिला है, उनकी पत्नी है, वो क्या करती है, मायके चले जाती है, ससुराल नहीं जाती है। जो माँ होती है न पिता होती है उनके पास, एक कृति चक्र तक नहीं लेके जाती है। और कृति चक्र के बाद बहुत सी चीज़ें उभर कर आती है। तो यह कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि NO के जो निकटम परिजन है का शब्द मतलब किसी भी व्यक्ति के पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जो सेवानिवृत्त नितिन कोहली कहते हैं, जो नितिन कोहली हैं, NO को सरकार या सेना तय नहीं करती, यह व्यक्ति खुद तय करता है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो आमतौर पर उसके माता पिता ही निकटतम परिजन माने जाते हैं, दर्ज होते हैं, और शादी होने की स्थिति में बदलकर जीवन साथी हो जाती है। ये अधिकार देता है और होना भी चाहिए। पर जब यह उल्लंघन की स्थिति जब होगी तो उसके बाद क्या, जैसे कि इनके केस में, अंशुमान के केस में हो रहा है। अब उल्लंघन हो गया कि वो जो शहीद है, शहीद के माता पिता को न उनका भत्ता मिला, जो शहीद का भत्ता होता है जो उनको दिया जाता है शहीद होने के बाद, जो इंश्योरेंस की होती, कंपेंसेशन की जो राशि होती है, न उनको दिया गया, माता पिता को दिया गया, न उनको कोई चक्र जब दिया जा रहा था उनको इनवाइट किया गया। इनके एड्रेस को चेंज कर दिया गया, जो शहीद का एड्रेस होता है इनके एड्रेस पर आ गया। तो यह सब जो भावनाएं एक माता पिता जो बचपन से किसी बच्चे को पाल कर बड़ा करता है और उसे एक इस लायक बनाता है कि देश की सेवा करे, वो किसी कारणवश वो शहीद देश के नाम पर होता है, उसकी सारी क्रेडिट किसके नाम पर हो जाती है, उसकी पत्नी के नाम पर होती है। तो क्या माता पिता का कोई अस्तित्व है या नहीं है, यह एक मानवीय स्वभाव के तौर पर मांगे उठ रही है। और यह बहुत से लोग से पक्ष विपक्ष में है। मेरा यह अपना पर्सनल तर्क यह है ना कि सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए ना कि दोनों वर्ग के लोगों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए परमिशन किसी वर्ग से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको दोनों को आके इसके लिए आपको पुरस्कार देने की रीति अपनानी चाहिए कि पत्नी के साथ माता को भी बुला लीजिए। इनकी माता आ गई पर उनकी माता नहीं आ रही है तो आपको आवश्यकता होगी कि हमको यह बुलाकर पुरस्कार देने की आवश्यकता है। धनराशि की जब बात आएगी, अगर महिला यह जांच स्वयं आपको अपने स्तर पर करना होगा। देखिए समय बढ़ रही, पारिवारिक विवाद बढ़ रहा है। हम जैसे जैसे और भी मॉडर्न होने का दावा करते हैं, हमारे पारिवारिक जो क्षमता वो घटकर 1-2 सीमित परिवार में आ गई, एकल परिवार में आ गए। तो इसके साथ नीतियां भी हमको बदलनी होगी। जो शहीद हो गया उस व्यक्ति की क्या गलती है, उसने अपने अधिकार के तौर पर अपने पत्नी को दिया, वो होना भी चाहिए। पर नीतियां जब वो धरातल पर आती है वहीं पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पश्चिमी देशों की नीतियों को पर बना है नियम यह भारत की नीतियों पर बनाने की आवश्यकता, भारतीय भावनाओं के आधार पर आप सभी का बंटवारा बराबर कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद माँ पिता का, शहीद के माँ पिता का अगर हक बनेगा, फिर से वो अपनी बहू को देंगे, या बहू को ऐसा लगेगा नहीं मैं माता पिता को सारे राशि रखनी चाहिए, वो रखेगी। या उसके ऐसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बंटवारा करना चाहिए। तो सरकार को नीति आनी चाहिए कि बंटवारे को लेकर है ना नियम जरूर बनाने चाहिए। मेरा यह पर्सनल व्यू है। नहीं तो विवाद ऐसे ही धीरे धीरे उत्पन्न, ऐसे लाखों विवाद हो सकते हैं। ये हाई प्रोफाइल
केस था जिसके आधार पर लोग इसे समझ गए। इस पर रील बहुत बन गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो मांगे बहुत ज़्यादा चीज़ें उठ गई। नहीं तो इससे पहले कितने अनगिनत केस हुए होंगे जो अभी तक दबे रह गए हैं ग्राउंड पर। तो इसके लिए आपको मांगे उठनी चाहिए, अब चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? आगे बात करेंगे। देखिए, जलवायु अनुकूलन बीजों के दायरे में आएगा धान का 25% रकबा। तो ये अनुकूलन बीज होते क्या? तो देखिए, जलवायु अनुकूल कृषि क्या होती पद्धतियाँ, किसान और समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे सूखा, बाढ़, बदलते मौसम पैटर्न के अनुकूल ढलने की मदद कर सकता है। यह जलवायु स्मार्ट कृषि के तौर पर भी जानते हैं, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा को सुधार कर सकती है। अब कॉन्सेप्ट यह है कि हम जलवायु अनुकूलन बीजों को बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ आंकड़े जरूर दिए गए, इसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर आंकड़े कुछ दिए गए, 410 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे पर धान की खेती होती है भारत में। चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रकबा है जो खेती की जाती है धान का, उस पहला चीन, दूसरा भारत। अब ध्यान रखिएगा, 96 स्थापना दिवस जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसने जो महानिदेशक है हिमांशु पाठक, उन्होंने कहा कि गेहूं की खेती में जलवायु अनुकूलन बीजों का 75% कवरेज हासिल किया जा चुका है, लेकिन धान में भी शेष बचा हुआ, तो धान में भी अब बढ़ाया जाएगा, जिससे खरीफ फसल जो मौसम में दौरान कुल धान क्षेत्र में 16% बोए गए थे। ये सब आंकड़े दिए गए। अब ये आंकड़ों को याद रखना है, काम देगा कहीं ना कहीं आप लोगों को मेंस में। अब देखिए, अभी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखने की। कार्बन फाइनेंस से बढ़ेगी किसानों की आय, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये ला रही है। तो कार्बन क्रेडिट व्यापार क्या होता है? तो कार्बन, जब भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो कार्बन कॉन्सेप्ट एक आया था, क्रेडिट व्यापार आया था, उसी के संदर्भ में चीज़ें हैं कि कार्बन उत्सर्जन की भरपाई इच्छुक व्यवसायों को कार्बन क्रेडिट के जरिए व्यापार योग्य परमिट मुहैया कराया जाएगा, जिसमें कार्बन क्रेडिट अपने धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन समान मात्रा उत्सर्जित करने की अनुमति देगा। उसके आधार पर पैसे ले सकता है। किसानों के प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो जलवायु परिवर्तन के लिए देशों के लिए लागू है ना कार्बन क्रेडिट व्यापार, वैसे ही अब यूपी सरकार अपने राज्यों के किसानों के लिए लागू करेगा। वो बेच सकते हैं अपने कार्बन क्रेडिट को बचाकर अन्य कंपनियों को। तो ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई को आपको पौधारोपण रिपोर्ट करने के बाद ध्यान रखिए, तैयारी में जुटी है। 20 जुलाई को पौधारोपण किया जाएगा, 36.5 करोड़ पौधारोपण यूपी में किया जाएगा। अभी हाल ही में इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है, तो उसे भी ध्यान रखना आप लोगों को। साथ ही साथ याद रखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष 2070 में देश में नेट जीरो उत्सर्जन सक्षम बनाने की घोषणा की है। किसी भी कड़ी में किसानों का पौधारोपण कर में कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उसकी आय में अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी। यह सब कॉन्सेप्ट आपको लागू होंगे। जो आपको ध्यान यहाँ रखना है कि जलवायु जो कार्बन क्रेडिट का जो जलवायु परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर भी लागू होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज़ याद रखना, उत्तर प्रदेश के तहत जो कार्बन फाइनेंस के तहत प्रदेश में 25,140 किसानों ने वर्ष 2024 और 26 के बीच 202 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। ये आंकड़ा याद रखना, यूपी पीसीएस वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के विशेष मांग की साबित हुई है, तो इंडिया इंडेक्स लाया गया है, तो इसे ध्यान रख। देखिए, इस रिपोर्ट में बातें कुछ की गई, सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसको समझने की आवश्यकता है आपको, और उसके बाद क्यों यह कहा जा रहा है कि बिहार इसमें बेहतर करना होगा। अब ध्यान रखिएगा, नीति आयोग एक रिपोर्ट लाई है। नीति आयोग क्या की है, जिसको हम लोग SDG जो सतत विकास लक्ष्य जो है SDG इंडिया इंडेक्स बोलते हैं, इंडिया इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है, जो 2023 और 24 के नाम से आई है। क्लियर है? या समग्र विकास जो है भारत का जो समग्र विकास है 2023 और 24 में, इसमें बढ़कर 71 हो गई है, 71 हो गया है। तो यह स्कोर 2020-21 में क्या था, 20 और 21 में यह 66 स्कोर था। 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है, यह बढ़कर कितना हो गया है, 71 हो गया, जिसमें बातें की गई है। अब बेहतरीन इसमें राज्य कौन है सबसे बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तो याद रखना है उत्तराखंड सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका स्कोर कितना है, 79 स्कोर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है, इसका स्कोर कितना, 78 है। उसका तीसरा स्कोर ध्यान रखिएगा, तीसरा स्कोर कौन है, गोवा है।
गोवा याद रखना है, गोवा कितना किया, 77 स्कोर किया। ये टॉप 3 राज्य हैं जो सतत विकास निधि जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें बेहतर प्रदर्शन किया। अगर हम निचले पायदान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें याद रखिएगा। इसमें बिहार कितना किया है, बिहार आपको 57 स्कोर किया है, 57 स्कोर किया है 0 से 100 के मानक में। उसके झारखंड की हम बात करें, झारखंड क्या किया है, झारखंड किया है आपको 62। और नागालैंड की हम बात करें, नागालैंड की बात करें तो वो किया है 63। तो इस तरीके से देखते बिहार निचले पायदान पर आपको देखने को मिल रहे 3 सूचकांक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है। तो यह क्या है कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी आपको हैं जिसमें हमको समझने की आवश्यकता है कि क्या यह मांगे जो की जा रही है वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके आधार पर पैमाने जो बनाए गए हैं उसको समझने की आवश्यकता है कि हम जब इसकी बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं कि इस प्रकार से गरीबी उन्मूलन की बात करें। हम लक्ष्य जो हम बात करते हैं, जो देखिए एसडीजी 1 लक्ष्य है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सतत विकास लक्ष्य जो 1 कहता है, सतत विकास लक्ष्य 13 कहता है, एसडीजी 13 कहता है। फिर उसके बाद एसडीजी के संदर्भ में हम जब भी बात करेंगे इन सब की चर्चा जरूर होगी। गरीब राज्यों के संदर्भ में बात, गरीबी उन्मूलन की बात होती है एसडीजी 1 में, तो इस तरह एसडीजी 13 में बात होती है, जलवायु कार्रवाई की बात होती है। तो यह कहीं ना कहीं किसी राज्य के क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर बातें बोल रही हैं कि जो मांग विशेष राज्य के दर्जे के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ अवसर अधिक सृजित होंगे, लोगों की गरीबी दूर होगी। तो इस आधार पर चीज़ों को लेकर बदलाव करने की बात हो रही है। अब यह साथ ही साथ यह भी याद रखना आप लोगों को है कि यह मांग आखिर क्यों की जा रही है, क्यों की जा रही है इसको समझने की आवश्यकता है। कि लगातार मांगे की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया जाए कि हम केवल पिछड़े हैं, हमें अवसरों की आवश्यकता है, अवसरों की आवश्यकता है। और अवसर की आवश्यकता है तो हमें विशेष राज्य का जब दर्जा मिलेगा तो हमें विशेष अवसर ऑटोमेटिक मिलेगा। ये मांगे पर आपको रंगराजन समिति जब बनी थी, फिर उसके रघुराजन समिति बनी, उसके नीति आयोग, उसके बाद जो वित्त आयोग ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया और विशेष राज्य के दर्जे का जो मानक था उसे हटाकर विशेष प्रोत्साहन की बात की। अब यही ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर प्रश्न लगातार उठते रहे। अब ध्यान रखिएगा, हम बात बहुत करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य में स्वच्छ प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास की बात होती है, स्वच्छ भारत मिशन की बात होती है, स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई, ये सब बातें चलती है। उज्ज्वला योजना की बात होती है, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत PMJY की योजना की बात होती है। इसी तरह आयुष्मान आयोग मंदिर की बात होती है, आरोग्य मंदिर जो है जिसमें हम लोग चिकित्सा देखभाल सस्ती दवाएँ देते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात होती है, सौभाग्य योजना की बात होती है। इस प्रकार के अनगिनत योजनाएँ जिसके आधार पर हम बेहतर समावेशन की बात करते हैं। पर जैसे ही हम बात करते हैं लक्ष्य 1, 2 एसडीजी 1 से लेकर 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं बहुत हम दूर है उससे। तो इसलिए आपको याद रखना होगा लैंगिक समानता 5 की बात कर ले, 6 की बात कर ले, सभी आंकड़ों की हम बात कर ले कि 17 आंकड़ों की बात कर ले, तो ध्यान रखिएगा हम उनसे कहीं पिछड़े हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं यह चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता। देश बेहतर हो रहा है पर बिहार इसमें कम हो रहा है, तो इसको लेकर मांगे चल रही है। क्लियर हो गया, चलिए आगे हम बात करेंगे। यह पीटी फैक्ट है, इसे जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। 4 बार यह खिताब दिशा है और किनको क्या क्या पुरस्कार मिला है ये सब आंकड़े जरूर देख लीजिएगा। चीज़ें आपको यहाँ से पीटी फैक्ट के तौर पर पूछी जा सकती है। यमाल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर घोषित किए गए, केन समेत 6 गोल्डन बूट प्राप्त हुआ है, तो 6 को गोल्डन बूट प्राप्त हुआ। फीफा या कोपा कप में भी आपको यहाँ ध्यान रखना, अर्जेंटीना 16 बार या अर्जेंटीना ने जीता है यह कप। तो यह सब आपको ध्यान रखना है, ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर काम देगा। मैंने जलवायु परिवर्तन की बात, देखिए इस पर अनगिनत बार हम लोग बात कर चुके हैं। बिगड़ती परिस्थितियों के लिए जवाबदेह कौन है, तो इस लेख को आप लोग जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर जो स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी की रिपोर्ट जो आधार अध्ययन कहता है, जिसमें जीवाश्म ईंधनों के खपत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात होती है। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, यह आपको बताना है या ध्यान रखना है। इसके लिए आपको वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर आया हुआ है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहली बार कार्बन जो डाइऑक्साइड उत्सर्जन 40 गीगाटन पार चला गया, तो ये सब आंकड़े जो है ना आपको एग्जाम के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लगातार इस पर हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन कैसे पारिस्थितिकी को, जैव पारिस्थितिकी को, आपके पारितंत्र को, गरीबी को, कैसे पढ़ाई को, शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रही है, लगातार हम इस पर बात करें। यही आपको आंकड़े हैं, इस पर आपको नोट बना के हमको ग्रुप में भेजना है। नोट बनाइएगा, जो ऐप पर आपको क्या है कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया गया, उस पर पॉइंट आउट करके निष्कर्ष लिखकर आपको बना, जो पहले आप लोग किया करते थे। इस पर मैं अभी तक लगभग 15 बार इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ मुद्दे को लेकर। बस इस आर्टिकल को पढ़कर आपने पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना है। उसके इसका निष्कर्ष क्या आप लिखा जा सकता है बेहतर आपको लिखकर, इससे आपका आर्टिकल व्यू कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जिसके आधार पर हम चीज़ों को और बेहतर कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, कल हम लोग हो सकेगा गूगल मीटिंग आप लोग के साथ रखने का प्रयास करेंगे, तो इन सब सारी चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।